हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है किंग्स एंड किंगडम्स, यानी राजा और उनके राज्य। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि 7th सेंचुरी, क्योंकि हम इस पूरे हिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 700 से लेकर के 1700 इस 1000 साल के बारे में, इन 1000 सालों के बारे में डिटेल में बात की गई है। तो इस पूरी बुक का ही जो थीम है वो ये टाइम पीरियड है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो रिलेटेड हों तो डिस्कस कर दी जाएंगी, अदरवाइज़ जो मेन थीम है वो यही 1000 साल है। तो यहाँ बताया गया है कि 7th सेंचुरी यानी 800 के बाद जो है यहाँ पर कुछ नए किंगडम्स, कुछ नए राजा जो हैं, जिसको यहाँ डायनेस्टी कहा गया है, यानी राजवंश उभर कर सामने आए। मतलब नए कुछ फैमिलीज़ आई जिन्होंने राजपाट का काम संभाला। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो 7th सेंचुरी थी यानी 800 ईस्वी का टाइम था। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए ये राजा है, कोई भी राजा है, तो इसके पास हुआ करते थे सामंत, जिसको यहाँ इंग्लिश में हम कहते हैं लैंडलॉर्ड या लैंडलॉर्ड्स। तो ये लैंडलॉर्ड्स होते थे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये किसी राजा की टोटल ज़मीन है, मतलब ये कोई राज्य है इतना बड़ा। यहाँ पर ये जो ज़मीन है, जो क्षेत्र है, पूरा जो एरिया है, ये इतना मान लीजिए किसी और पर्सन का है, ये किसी और का है, ये किसी और का है। मान लीजिए ये मिस्टर ए का है, ये मिस्टर बी का है, मिस्टर सी का है, यहाँ से यहाँ तक का इलाका मिस्टर डी का है, ये मिस्टर ई का है और ये मिस्टर एफ़ का है। तो ये 5 बड़े जो हैं हिस्से हैं इस ज़मीन के, और इसका जो मालिक है ये वो राजा है। लेकिन राजा इनका डायरेक्ट मालिक नहीं है, बल्कि इन 5 छोटे छोटे पार्ट में एक एक कोई हेड होगा, उसे ही यहाँ हम लैंडलॉर्ड या हिंदी में सामंत कहते हैं। तो इस प्रथा को सामंतवाद कहा जाया करता था, जो कि कुछ सैकड़ों साल भी नहीं हुए हैं ख़त्म हुए, कुछ ही सालों पहले, लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिस्टम ख़त्म हुआ है। तो चलिए हम आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डायनेस्टीज़ थे जो सामने आए, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, हमने सामंतवाद की बात करी। कुछ ऐसे जो है राजवंश थे जिसमें एक का नाम है राष्ट्रकूट। इंग्लिश में भी इनको हम राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटा ही कहेंगे। तो ये आए। कुछ जगह पर चालुक्य, एक ये जो है परिवार आया राजवंश में। तो इस तरह के बहुत सारे नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन ये है कि जैसा हिंदुइज़्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि क्षत्रिय को रिलीजियस बेसिस पर राज करने का अधिकार दिया गया और इनको शिक्षा दीक्षा का अधिकार जो है दिया गया। तो लेकिन हमें इतिहास से ये पता लगता है कुछ ऐसे भी राजा और इस तरह के साम्राज्य या राज्य रहे हैं जहाँ पर राज करने वाले लोग इस क्षत्रिय जाति से नहीं आते थे, बल्कि वो बड़े जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनसे यज्ञ करवाते थे और वो क्षत्रिय के पद पर आ जाया करते थे। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि काम काज जो डेली बेसिस पे होता है राजाओं का, वो चलता था, क्या सिस्टम था यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ ये बात करेंगे कि जो यहाँ के राजा थे वो बड़े बड़े अपने लिए टाइटल लिया करते थे, जैसे राजाधिराज, इस तरह के बड़े बड़े मीनिंग वाले, डीप मीनिंग वाले जो है ये नाम अपने ऊपर रख लिया करते थे। इससे होता क्या था कि लोगों के दिल में एक इनका रौब आ जाया करता था। मतलब एक्चुअल में इंसान चाहे पावरफुल हो या ना हो, नाम सुन सुन के उसकी एक साइकोलॉजी बन जाती थी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप जिसको दिन में 100 बार पावरफुल बोलेंगे तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि वो पावरफुल है, भले वो पावरफुल हो या ना हो। तो ये जो राजा हुआ करते थे ये सामंत से सीधा कनेक्टेड होते थे, और सामंत जो है वो ज़मीन का मालिक हुआ करता था।
और सामंत जो है वो राजा को गिफ्ट दिया करता था, और वो इतने हैवी गिफ्ट दिया करता था कि राजा के पास उससे बहुत ज़्यादा पैसा और धन आ जाया करता था। और समटाइम जब सामंत, क्योंकि सामंत भी एक तरह से राजा ही हैं इनडायरेक्टली, तो वो भी अपना ताकत दिखाते थे और कई बार राजाओं को टैक्स देने से मना कर दिया करते थे, मतलब गिफ्ट देने से मना कर दिया करते थे। तो आगे चलकर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कि उनसे परमानेंट टैक्स जो है वो मांगा जाने लगा। इसमें दो चीज़ें और आती हैं, प्रशस्ति और भूमि अनुदान या भूमि दान, भूदान भी कह सकते हैं इसको। यानी प्रशस्ति को तो प्रशस्ति ही कहेंगे हम, और ये भूमिदान को हम कहेंगे लैंड ग्रांट्स, यानी कि कुछ ऐसी ज़मीनें जो धर्म के लिए दान कर दी गई हों, धार्मिक कामों के लिए दान कर दी गई हों। ऐसी ज़मीनों को मुस्लिम कल्चर में वक्फ और हिंदू कल्चर में भूदान कहा जाता है। इसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसे जो हैं प्रशस्तियाँ मिली हैं तांबे के पत्र पर जिसमें इस तरह के भूमि अनुदानों के बारे में लिखा गया है। राजा ऐसा क्यों करते थे? राजा जो है वो कई बीघा ज़मीनें जो हैं दान कर दिया करते थे, फिर वहाँ कोई मंदिर या इस तरह की कोई जो है अथॉरिटी बना दी जाती थी, और वहाँ लाखों हज़ारों लोग जो हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार आया करते थे। तो उससे इनडायरेक्टली जो है वो एक प्रमोशन का तरीका था कि राजा की जो है प्रशंसा और जो राजा का नाम है वो दूर दराज के इलाकों तक जो है फैल जाएगा कि ये इतना बड़ा ग्रेट जो है ये किंग है कि इन्होंने इतनी बड़ी ज़मीनें यहाँ पर बनवाई हैं। इस दौर में कुछ ऐसे शहर थे जो पहले फेमस नहीं थे लेकिन बाद में बहुत फेमस होकर सामने आए, जिनमें से एक है कन्नौज। और बार बार इस शहर के लिए लड़ाइयाँ हुई क्योंकि ये एक ऐसा शहर था जो व्यापार और राजनीति इन दो पर्सपेक्टिव से, दो नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए यहाँ पर हर जो राजा है, हर वंश के जो लोग हैं वो इस शहर को अपने अंडर करने की कोशिश करते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। एक और ऐसा परिवार था, जैसे हमने राष्ट्रकूट और चालुक्य के बारे में बताया आपको, ऐसे ही हैं, उनको हम हिंदी में चोल और इंग्लिश में चोला कहते हैं। संस्कृत के जो भी वर्ड हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसमें ए ऐड हो जाता है। तो इसमें कहा गया है एक शहर है उरैऊर और एक है तंजावुर, ये दोनों एक ही शहर हैं लेकिन पहले इसको हम उरैऊर कहते थे। फिर बाद में यहाँ पर जो है चोल वंश आया और इन्होंने पावर में आने के बाद काफ़ी जो है इस शहर के लिए काम करा और शहर बाद में तंजावुर के नाम से फेमस हुआ। और ये जो शहर है ये कावेरी नदी है, साउथ इंडिया में कावेरी नदी के किनारे बसा है। और इन्होंने एक्चुअल में किया क्या, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे जो हैं मंदिर बनवाए। उन मंदिर की वजह से उनके आसपास के इलाकों में जो लोग थे वो आकर बसने लगे। इससे होता ये गया कि पॉपुलेशन बढ़ती गई और इनके शहर जो है हर तरह के कारीगर, हर तरह के जो है क्राफ्टमैन और आर्टिस्ट वगैरह यहाँ आकर बसने लगे और ये शहर जो है फेमस होता चला गया। ऐसे कई यहाँ पर जो हैं फेमस टेंपल आज भी मौजूद हैं। हर तरह के डांसर और तलवार बनाने वाले और लकड़ी का काम करने वाले, कविताएं और शायरी लिखने वाले, म्यूज़िक वाले, हर तरह के जो आर्टिस्ट थे वो यहाँ आकर रहने लगे। फिर यहाँ कुछ चीज़ें हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर यानी खेती के बारे में। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट जो हैं इनके पास मेथड्स थे सिंचाई के, यानी इरिगेशन के, जिससे पौधे में पानी वगैरह फसल में दिया जाता है। हाँ जी, कुछ किसानों के ऐसे शहर बस गए, यानी कुछ किसान एक इलाकों में रहने लगे और किसान आते गए, वो पूरा एक शहर बस गया। और ऐसे शहरों को उर कहा जाने लगा क्योंकि ये एक्चुअल में साउथ इंडिया की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये जो चोल साम्राज्य है ये साउथ इंडियन एरिया में था। तो यहाँ पर ये उर नाम के शहर बसने लगे। इनकी एक असल वजह ये थी कि यहाँ इरिगेशन यानी कि सिंचाई
कि टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि किसानों के जो शहर थे वो काफ़ी इलाकों में फैलने लगे। तो यहाँ किसानों के ग्रुप रहने लगे और इन शहरों को जब वो और डेवलप हुए और ज़्यादा घने बस गए तो इन्हें नाडू कहा जाने लगा, नाडू कहा जाने लगा। इसी तरह जो ज़्यादा अमीर किसान हुआ करते थे तो वो इन नाडूज़ पर यानी नाडुओं पर कंट्रोल रखने लगे, वो इनको अपने अंडर करने लगे। और इसी तरह से और फिर वो जो नाडू थे, जो नाडू को कंट्रोल करने वाले लोग थे, वो सीधा राजा के अंडर थे, यानी इस तरह इनका सेटलमेंट चलता था। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो किंग्स और किंगडम्स के बारे में था, स्पेशली ये साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।